नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं आपके साथ आलोक। पिछले कुछ महीनों से चल रही गहमा गहमी, आरोप प्रत्यारोप और चुनाव प्रचार अब धीरे धीरे चुनावी नतीजों की ओर बढ़ने लगा है। आज ही का देख लीजिए, आज एमसीडी के नतीजे आए और कल का दिन बेहद अहम होगा जब देश के प्रधानमंत्री का गृह राज्य जिला जब होगा, वहां पर राज्य उसमें किस तरीके से नतीजे आएंगे। गुजरात के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश पर भी लोगों की नजरें हैं कि हिमाचल प्रदेश में किसकी हसीन वादियां किसके लिए होंगी, किस राजनीतिक दल के लिए, देखना बेहद दिलचस्प होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की 3 सीटों के लिए हुए उपचुनाव 2024 के जो हवा है उसका रुख जरूर तय करेंगे। तो अब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो साफ तौर पर नजरें रहेंगी, लेकिन इस बीच अगर बात करें तो एक तरफ मैनपुरी की सीट का रिजल्ट देश की राजनीति में अखिलेश का राजनीतिक कद तय करेगा, तो दूसरी तरफ रामपुर सीट आजम खान के परिवार का राजनीतिक भविष्य तय करेगी। वहीं मुजफ्फरनगर की अगर बात करें, मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर बीजेपी अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए उसने किस तरीके से जो पूरी तरीके से कोशिश करी जी जान से। बहरहाल इन तीनों सीटों का रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा, लेकिन उपचुनाव के नतीजे क्या कहेंगे, क्योंकि कल मतगणना का काउंटडाउन और महामुकाबले का महापरिणाम आएगा। तो साइकिल चलेगी या खेलेगा कमल? रामपुर के लड़का राजा आखिर कौन होगा? उपचुनाव में कौन करेगा खेला? और मैनपुरी में डिंपल या रघु का राज? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। तो महामुकाबले का होगा महापरिणाम। पूरे देश की नजरें उत्तर प्रदेश में, क्योंकि किस तरीके से मैनपुरी सीट पर अगर बात करें तो पूरे देश की नजरें थी। लेकिन तमाम सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। जब हमने कहा अभी शुरुआत में कि 2024 की हवा का रुख करेंगे, तय करेंगे कि किस ओर बहेगी उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो फिलहाल जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी हैं। संजय जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा। साथ ही साथ अंकुर सक्सेना जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता आरएलडी। अंकुर जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फखरुल हसन जी हैं प्रवक्ता हमारे साथ समाजवादी पार्टी के। फखरुल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और खास मेहमान रुद्र प्रताप दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। रुद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं। सबसे पहला सवाल मैं संजय चौधरी जी के पास आ रहा हूं। संजय जी, महामुकाबले का कल दिन है, अब चुनावी नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। आज एमसीडी के आ चुके हैं नतीजे किस तरीके से। अब कल बात करें हिमाचल की, गुजरात की और उपचुनाव के कई राज्यों में बिहार, छत्तीसगढ़ सहित हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो 3 सीटें हैं बेहद अहम है, क्योंकि यहां पर हर राजनीतिक दल ने फिलहाल पूरा जोर लगाया, पुरजोर कोशिश की और जीत को लेकर भी आश्वस्त नजर आए। जरा मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा सबसे पहले। देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव अभी हो रहे हैं, एक लोकसभा का, 2 विधानसभा के चुनाव, यहाँ एक भाजपा की जीती हुई सीट है और 2 समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीट है। तो यानी कि 1 और 2 का रेशियो है। और मुझे लगता है कि जो परिणाम आएंगे वो एक तरफा वैसे ही चुनाव परिणाम आएंगे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के बाद हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समाजवादी पार्टी के पक्षधर मतदाताओं ने अपना मन को बदलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े कहे जाने वाले गढ़ों में, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो रामपुर हो, ऐसी जगहों पर भी भाजपा को मत देकर विजय बनाया है। मैं समझता हूं कि इस बार के उपचुनाव का परिणाम भी बिल्कुल वैसे ही होगा। जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास के मार्ग के साथ आगे बढ़ना चाहती है और उपचुनाव से हमें यही संदेश मिलेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करेगा। जी चलिए, ये तो चुनाव के पहले की बात हो गई। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत को लेकर के दावे कर रहा है। मैं एक बार फखरुल हसन जी के पास आऊंगा। फखरुल जी, जैसा कि संजय जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का जो वोटर्स था, जो जनता थी, उसने मन पढ़ लिया। आप लोग अपने वोटर्स का मन नहीं पढ़ पाए। देखिए बीजेपी वालों ने मन पढ़ लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है।
भाजपा भय तंत्र से सरकार को चलाना चाहती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव हुए, हमने देखा है कि किस तरीके से सत्ता और शासन का दुरुपयोग हुआ है, कैसे वोटर्स को रोका गया, मारपीट की गई, डंडे लेके दौड़ाया गया। पहले देखिए ऐसा था ना राजा भाई कि पहले सिर्फ मीडिया के हाथ में कैमरा होता था, मीडिया जो दिखाता था वही जनता देखती थी। आज जनता के हाथ में कैमरा है, जनता हर उस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लेती है जो जुल्म और जाती होती है, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो। आज आप कुछ भी कर रहे हैं और आप ये मान लीजिए कि जनता के, अगर आप कहीं सार्वजनिक स्थान पे हैं तो आप ये नहीं कह सकते, आप जनता की नजरों से नहीं बच सकते, क्योंकि आप हर जनता के हाथ में कैमरा है, वो आपकी कुकर्मों को भी रिकॉर्ड कर लेता है। और आज हमने देखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है रामपुर के चुनाव को लेकर। तो उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र कहां है? ये तो लोकतंत्र को लूटने का काम है कि आप वोट ही नहीं डालने दे रहे हैं, आप लाठी डंडा लेके पुलिस और प्रशासन दौड़ा रहा है। मैनपुरी में एक घर में आपने छापा मारा समाजवादी पार्टी के, और आज उसकी पता चलता है कि लाश मिल रही है बाद में। तो ये कैसा लोकतंत्र है? भारतीय जनता पार्टी किस तरफ देश को ले जाना चाहती है? लेकिन इन सब के बाद भी जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। हम मैनपुरी, खतौली और रामपुर के चुनाव को जीतने जा रहे हैं। चलिए, आपने जीत का दावा किया और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। मैं संजय जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं जरा अंकुर सक्सेना जी के पास आ रहा हूं। अंकुर जी, आरएलडी को लेकर के बात करें, फिलहाल आपके जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच गए और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने किसानों से जुड़े मुद्दे उठाए, उनकी समस्याओं को उठाया। तो कितना अपनी जीत को लेकर के, मदन भैया को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं? देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन ने मजबूती के साथ उपचुनाव में जो भी 3 सीटें हैं, रामपुर जी और आपका मैनपुरी और खतौली, तीनों पर उपचुनाव में अपना जितना भी था 100% हम लोगों ने मेहनत की है। और हम लोग इस भरोसे पर हैं कि जनता हमारी मेहनत को देख रही है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस उपचुनाव में जितना भी इस प्रशासनिक अमले का और पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग किया गया उसको भी आम आवाम ने देखा है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि खतौली के साथ साथ मैनपुरी और रामपुर भी हमारे पक्ष में जनमत के तौर पर कल जब चुनाव परिणाम वोटों की काउंटिंग होगी तो जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमको वोटों के रूप में तब्दील होकर मिला होगा। यहाँ पर आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिट या PIL जो भी हुई है, तो आप देखेंगे कि कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिस्ट में लगा दिया और मेंशन करने को कहा है ऑनरेबल कोर्ट ने। तो मेंशन करने का मतलब हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं इस बात को नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इस बात को लग रहा है, उसके पास साक्ष्य मौजूद हैं कि कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रशासनिक निरंकुशता की गई है, प्रशासनिक अधिकारियों और प्रशासनिक मशीनरियों का दुरुपयोग किया गया है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भी आभास हो गया है कि अगर समय रहते उसने लोकतंत्र को बचाने के लिए बोल्ड स्टेप नहीं लिया तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक मशीनरियों के द्वारा भविष्य में जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उसका भी बहुत बड़ा तौर पे दुरुपयोग किया जाएगा। एक ही बात और भी, एक चीज और स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि रामपुर में जो वोटिंग परसेंटेज है वो देखिए आप 32 से 33% वोटिंग परसेंटेज के बीच में भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है, चुनाव आयोग के पास पहुंची कि समाजवादी पार्टी के द्वारा क्या कहते हैं वोटों के लिए गलत प्रचार किया जा रहा है। मतलब समाजवादी पार्टी और गठबंधन की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंची। तो इसको तो हम लोग ये कह सकते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन, आपकी सेंट्रल और स्टेट में सरकार है, चुनाव आयुक्त को लेकर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले सप्ताह क्या टिप्पणी की है उसको मुझे लगता है सब विदित है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में खुद भारत के जो सॉलिसिटर जनरल हैं, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और केंद्र सरकार के जो वकील हैं उनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में यह बात कही गई कि कृपया हो सके तो आप भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेकर कोई टिप्पणी ना करें। 24 घंटे के अंदर उनका अपॉइंटमेंट हो गया और उसी अपॉइंटमेंट की सार्थकता आपको भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आपको उपचुनाव में नजर आ रही होगी। आपको नजर आ रहा होगा कि चुनाव आयोग में राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा और समाजवादी पार्टी के द्वारा सैकड़ों शिकायतें की गई। वोटिंग वाले दिन बकायदा प्रतिनिधि मंडल जाकर मुलाकात किया, लेकिन उसके बावजूद कोई भी रोक किसी भी तरीके की प्रशासनिक निरंकुशता के ऊपर या कोई भी प्रतिबंध भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों के ऊपर नहीं लगाया गया। खुद भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं बालियान साहब हैं, ये लोग 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार कर रहे थे। मैं अब रुद्र प्रताप जी के पास आ रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर।
बैठे हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि रुद्र जी, मैं किसी राजनीतिक दल से इस सवाल का जवाब नहीं ले रहा हूं, मैं इसीलिए सीधा आपका पास आया कि आपने ये देखा होगा उपचुनाव के दौरान तमाम सारी तस्वीरें ऐसी नजर आई, कुछ वीडियोस भी वायरल हुए, लेकिन चुनाव आयोग को लेकर भी सवाल उठे। बहुत अहम सवाल है, इसीलिए इस सवाल का जवाब मैं आपसे कर रहा हूं, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं कर रहा हूं, कि जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए वो काम पुलिस कर रही है। संदेशा कुछ और गया है, क्योंकि जब हम बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो इस तरीके के सवाल पूछना लाजमी है। बिल्कुल सही सवाल है आलोक जी, आपके दोनों चीज़ों को मैं शामिल कर लेता हूँ, लोकतंत्र की बात को भी, चुनाव आयोग को भी। देखिए, राजनीति सिर्फ सरकार बनाने या ना बनाने तक सीमित नहीं है। राजनीति एक विषय है जो पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, राजनीति विज्ञान के तौर पे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है। इसलिए जब भी आप कुछ कर रहे हो, ये ध्यान रखे कीजिएगा कि वो दस्तावेज है और आने वाली पीढ़ियां उसे पढ़ेंगी। यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि चुनाव आयोग का काम सिर्फ चुनाव को पारदर्शी तरीके से कराना मात्र नहीं होता। अगर वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है तो इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? वो तो भला हो राजनीतिक दलों का, उनके मुद्दों का, उनके कार्यकर्ताओं का, कि वो अपने द्वारा ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं कि वोट परसेंट बढ़ रहा है। चुनाव आयोग आज 5G के ज़माने में चित्रकला और नुक्कड़ नाटक से अगर सोच रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा तो ये गलत है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके आइडिया तलाशने पड़ेंगे। एक तरफ आप मोबाइल के अंदर ले जाने को प्रतिबंध लगाते हो, दूसरी तरह आप वहाँ पे सेल्फी केंद्र भी बना रहे हो। क्या ज़रूरत है जब आप मोबाइल ले जाने को प्रतिबंध लगा रहे हो? तो चुनाव आयोग को तो सबसे पहला ये काम करना चाहिए कि अगर वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है तो उसे देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ हो रही है। लोकतंत्र तो वहीं पर कमज़ोर हो जाता है जब आप वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा नहीं पाते। पहली बात ये। दूसरी बात, जब आपने लोकतंत्र का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी दोनों दल ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या इन दोनों दलों के लिए लोकतंत्र की परिभाषा मात्र अपना चुनाव लड़ना है? जिस दिन वोटिंग हो रही थी, मैंने देखा था यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को और बहुजन समाज पार्टी के ट्विटर हैंडल को, दोनों ट्विटर हैंडल से कहीं भी वोट डालने की अपील नहीं की गई। क्या इन दोनों दलों के लिए लोकतंत्र का महत्व तो तभी है जब वो चुनाव लड़ेंगे? बाकी अगर वो नहीं लड़ रहे हैं तो वो अपील तक नहीं करते कि आप आके वोट डालिए। तो देखिए, लोकतंत्र और चुनाव आयोग दोनों को साथ चलना पड़ेगा। यहाँ पे राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और लोग जी, ये भी जरूरी है कि चुनाव आयोग को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, चुनाव में वोट डालना दूसरा चरण है। पहला चरण है आप उनको घर से कैसे निकालते हैं, और उस घर से निकालने में चुनाव आयोग लगातार सफल हो रहा है। जी। अच्छा रुद्र जी, मुझे लगता है कि आपने जो दो राजनीतिक दलों की बात की कि उन्होंने अपील भी नहीं की, मुझे लगता है शायद इसलिए अपील नहीं की होगी, ये एक सटायर भी हो सकता है कि उन्होंने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, लोग वोट देने से किस तरीके से लोगों को रोका जा रहा है। कुछ जगह की वो तस्वीरें रामपुर की नजर आई जहां पर लोग पलायन तक करने को मजबूर हो गए, तो उन्होंने सोचा कौन ट्वीट करे। नहीं, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है राजनीतिक दलों की। आप चाहे भाग ले रहे हैं, ना भाग ले रहे हैं, लेकिन आप अभी नहीं लड़ रहे हैं, आप अगली बार आएंगे, तब आपकी ये जिम्मेदारी होगी, तब आप कहेंगे क्या। इसीलिए अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो आप लड़े ना लड़ें, ये आपकी सहमत असहमत हो सकती है, आपकी रणनीति हो सकती है या नहीं हो सकती है, लेकिन ये जरूरी है कि लोकतंत्र को जिंदा रखने में आप क्या जिम्मेदारी उठा रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां इसे देखेंगी। बिल्कुल, क्योंकि आप भी एक राजनीतिक एक जिम्मेदार दल हैं, आपकी भी क्या जिम्मेदारी है, ये बहुत एक अहम सवाल था। चलिए, इसका भी जवाब मैं लूंगा, लेकिन मैं एक बार संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, कुल मिलाकर के अभी राजनीतिक दल जिस तरीके से बात हुई, एक चीज जो निकल करके आई, एक तो वोटिंग का कम प्रतिशत, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रुद्र जी ने बताए, लेकिन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और सत्ता का प्रशासनिक तंत्र किस तरीके से जो दुरुपयोग किया, इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। जरा इस पर भी चाहूंगा आपसे आपका मत। नहीं आलोक जी, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। हाँ, मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल बेहतर तरीके से जवाब दे पाऊंगा। हाँ। इस उपचुनाव के पहले जो उपचुनाव हुए थे उसमें एक कैराना की सीट जी संजय जी, माफी के साथ रोकना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सीधे सुनेंगे।